हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े हैं खान सर के क्लास नोट्स को। खान सर के क्लास नोट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो हिस्ट्री पोर्शन को देख रहे हैं। हिस्ट्री पोर्शन में आप लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को देख रहे हैं। इसके पहले भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है अलग अलग टॉपिक कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वह खान सर प्लेलिस्ट मेडिवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबाना ही नहीं भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुँचेगा। चलिए देखते हैं आज हम लोग जो है मुगल वंश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुगल वंश में देखते हैं पहला शासक आपका कौन है। पहला शासक मुगल वंश में आपका आता है बाबर। ठीक है, बाबर को पढ़ेंगे और उसके अगला शासन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, शासक को भी पढ़ेंगे। तो चलिए, मुगल वंश में आपका बाबर से क्या क्या क्वेश्चन होता है उन सभी नोट्स में देख लेते हैं। पहला लाइन क्या दिया हुआ है कि मुगल वंश में, पहला लाइन मुगल वंश का दिया है कि तैमूर की मृत्यु तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और उन्हीं राजवंशों में से एक मुगल था। ठीक है, और मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर है। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है, अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। अगला दिया हुआ है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ जो अब उज्बेकिस्तान में है, और इसके पिता उमर शेख मिर्जा तथा माने जो उमर शेख मिर्जा जो थे तैमूर वंशज से थे, तथा माता कुतलुब निगार खां जो कि मंगोल वंशज से थे। ठीक है, जो चंगेज खां की वंशज थी, इसलिए इसे तुर्कों एवं मुगलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। ठीक है, बाबर का जो था वह तुर्क का और मुगलों का दोनों का जो है मिश्रण था। चलिए आगे देखते हैं, अगले का लाइन आपका क्या दिया हुआ है। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगाना की शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण की, और बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद को जीत लिया। तो समरकंद को बाबर ने कब जीता? तो 1501 ईस्वी में। किंतु यह जीत केवल 8 महीने ही रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर किया और बादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण किया। ठीक है, 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्याग दिया। उसके बाद कौन सी उपाधि धारण किया? तो बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना किया उसका नाम क्या था? तो चगताई तुर्क था। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि उसके पड़ोस के जो शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। ठीक है, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले, जब पानीपत के युद्ध जो हुआ था उससे पहले की बात है, पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। ठीक है, बाबर ने पानीपत का जो युद्ध हुआ था आपका उससे पहले 4 बार आक्रमण किया था, और पानीपत का प्रथम युद्ध उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। तो पूछ देगा पानीपत का जो युद्ध था तो बाबर का कौन से नंबर का आक्रमण था? तो 5वां आक्रमण था। ठीक है, 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बजौर अभियान किया। ठीक है, 1519 ईस्वी में, और उसी आक्रमण में ही उसने भेड़ा के किला को जीत लिया। और बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया था। किस किला को जीतने के लिए? तो बजौर अभियान। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार जो था दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी तथा राणा सांगा ने दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा अर्धचंद्रकारी जिसे कहा जाता है नीति, तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि जिसे रूमी विधि के नाम से भी जाता है का प्रयोग किया, और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ आपका? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो जाता है और बाबर की जीत होता है।
दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसे शासक था जो युद्ध में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो लोदी वंश था। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। भारत में तोपों का पहली बार प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने नेतृत्व जो करता था, मतलब तोपखाने का जो नेतृत्व करता था, उस्ताद अली और मुस्तका खां नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। तुगलमा नीति को अर्धचंद्रकार नीति भी कहते हैं और इस नीति के सफलता का मुख्य स्रोत तोपों की उपस्थिति थी। पानीपत का युद्ध परिणाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग नहीं बल्कि लोदियों के भाग का निर्णय था। ठीक है, देखिए पानीपत का युद्ध तो प्रथम हुआ। बाबर द्वारा जो अलग अलग जो युद्ध लड़ा गया था वहाँ ट्रिक के माध्यम से सबको यहाँ इस नोट्स में दर्शाया गया है। पान खा चांद के घर, ठीक है, पान से आपका हो गया पानीपत का युद्ध, खा से हो गया खानवा का युद्ध, चांद से हो गया चंदेरी का युद्ध और घर से तो मतलब होता है घाघरा का युद्ध यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, घाघरा का युद्ध। पानीपत का कब युद्ध हुआ? तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। इसमें सभी मैंने जितने भी युद्ध हुआ है आपका बाबर इसमें जीता हुआ है। ठीक है, तो पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का जो युद्ध हुआ था राणा संघा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था मदनी राय के बीच हुआ था और घाघरा का युद्ध जो है अफगान सेना के द्वारा हो गया था। ठीक है, मैंने बाबर और अफगान सेना के बीच हुआ था। बाबर का पसंदीदा शहर कौन था? तो काबुल। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की उपाधि धारण किया, यानी दानी। कलंदर का मतलब होता है दानी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाया तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया और 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा के साथ आगरा के समीप हुआ था युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा के साथ जो है इब्राहिम लोदी के भाई जो थे महमूद लोदी, आलम लोदी और चंदेरी के जो राजा जो थे मेदनी राय थे, सबकी सेना आगरा में आई और उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था और उनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस की नहीं थी। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया और बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था। जितने भी आपका आगे खानवा का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, इन सभी जो राजा थे वे साथ दिए थे इसमें। ठीक है, खानवा के युद्ध में। अगला लाइन क्या दिया हुआ है कि इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसी युद्ध में जो है आपका इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द, किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द यानी धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया और इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पर मैंने रोक लगा दिया और बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी यानी युद्ध का विजेता, ठीक है, युद्ध का विजेता का उपाधि यानी गाजी की उपाधि धारण किया है। पूछ देगा कि गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण किया था? तो खानवा के युद्ध के बाद। फिर आपसे पूछेगा जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो खानवा के युद्ध में किया गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अलग अलग शासक भी उसमें साथ दिया था। चलिए अगला लाइन देखते हैं। हुआ क्या कि इस युद्ध के बाद बाबर ने निर्णय लिया कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। ठीक है, 1528 ईस्वी में चंदेरी जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में है अभी हाल ही में के युद्ध में उसने मेदिनी राय को पराजित किया। यही मेदिनी राय जो आपको खानवा के युद्ध में राणा सांगा के जो है साथ दिया था। 1529 ईस्वी में उसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो महमूद लोदी ने किया था। किंतु बाबर ने अफगानों का संपूर्णतः सफाया नहीं किया और यही बचे हुए अफगान जो है सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को हुआ
और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। अकबर के समय इसके कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरण कर दिया गया, क्योंकि बाबर की यह इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। ठीक है, इसलिए बाबर का जो कहाँ दफनाया गया, बाद में दफनाया गया आपका आगरा में, फिर बाद में उसके जो है कब्र को स्थानांतरण करके अकबर द्वारा जो है काबुल में दफनाया गया। ठीक है, चलिए। बाबर चार बाग शैली में मैंने आगरा में चार बाग शैली आराम बाग नामक बगीचा बनवाया था, और इसमें नदी तथा नहर द्वारा पानी देने की व्यवस्था भी थी, और बाबर ने मुबैयान नामक एक पद शैली का भी विकास किया। बाबर को चार बाग शैली का जनक कहा जाता है। चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, और इस मस्जिद का वास्तुकार मीर बाकी था। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसका वास्तुकार कौन था? तो मीर बाकी था, याद रखिएगा वास्तुकार का नाम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में यह कहलाता है, मैंने कहता है कि उसने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज था तथा 2 हिंदू राज थे। मुस्लिम राज में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा बंगाल था, और हिंदू राज में मेवाड़ और विजयनगर था। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, और बाबर ने इन्हें उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। यह सब चर्चा किस में लिखा गया है? तुजुक ए बाबरी में। ठीक है, तुजुक ए बाबरी आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है, यह जीवनी है बाबर का। रीमार्क में देख लेते हैं। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है। अब्दुल रहीम खाना ने अकबर के कहने पर इसका फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन पूछेगा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाना के द्वारा, और इसकी फारसी अनुवाद की बाबरनामा कहलाता है। इसका फारसी आपका अनुवाद ही बाबरनामा कहलाता है। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था, और बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। 4 बेटा आपका यहाँ ट्रिक के माध्यम से इनके नोट्स में दिया हुआ है। कहाँ ए हुमायूं, याद रखिएगा, कहाँ ए हुमायूं। क से आपका कमरान, हा से हिंदल, ए से अस्करी और हुमायूं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका हो गया हुमायूं। चलिए हुमायूं का कार्यकाल देखते हैं। हुमायूं हो गया 1530 से 1526 ईस्वी तक इनका शासन कर रहा। हुमायूं बाबर के 4 बेटों में से सबसे बड़ा था, और बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने राज को 4 भाइयों में बांट दिया, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल शक्ति साबित हुआ। ठीक है, हुमायूं के लिए चुनौती क्या था? तो राज का बंटवारा, धन की कमी, राजपूत का विरोध और अफगान। बाबर ने अफगान शासकों को पूर्णतः सफाया नहीं किया था, जिस कारण अफगान शासक हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और हुमायूं का प्रारंभिक शासन शांतिपूर्ण था, किंतु हुमायूं के ही प्रमुख विरोधी थे। एक गुजरात का शासक कौन? तो बहादुर शाह, तथा एक बिहार का शासक शेरशाह सूरी। अगला लाइन दिया हुआ है कि हुमायूं ने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था, और यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था। चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी, और भेंट स्वरूप उसे राखी दिया। हुमायूं कर्णवाही की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया, किंतु कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं का युद्ध हो गया, और हुमायूं के पहुंचने में देर हो गई। तब तक कर्णवाही जौहर कर चुकी थी। ठीक है, यानी आग में झोंक लिया, जौहर का मतलब। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 ईस्वी में सर्वप्रथम कलिंजर अभियान किया। तो कलिंजर अभियान कब किया था हुमायूं? 1531 ईस्वी में। कलिंजर अभियान हुमायूं शासक बनने के बाद यह पहला अभियान था। हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान 1532 ईस्वी के दोहरिया का अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। 1529 ईस्वी में हुमायूं ने गौर, जो कि बंगाल में है, अभियान किया, और इसने बंगाल का नाम जनताबाद रख दिया। ठीक है, जनताबाद रखा। बंगाल अभियान से लौटते समय
उसकी सेना पर शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में अचानक चुनार के किले के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। कौन? शेर शाह सूरी। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और पराजय की स्थिति में हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं की जान सियाहुद्दीन निजाम नामक भिश्ती, जो कि मलाह था, ने बचाई और इसी कारण उसने सिहाबुद्दीन या सिबुद्दीन भी कह सकते हैं, निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया और इसी ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया था। इसकी जानकारी हुमायूंनामा नामक पुस्तक में मिलती है और जिसकी रचना हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम ने किया। और यह पुस्तक 2 भागों में है। प्रथम भाग में बाबर तथा द्वितीय भाग में हुमायूं की चर्चा किया गया है। किसमें? तो हुमायूंनामा में, जिसका लेखक गुलबदन बेगम इसी का बहन ने किया था। ठीक है। और यह मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की है। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बेलग्राम यानी कनौज के युद्ध में हुमायूं को हराया और उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। और 1540 में शेर शाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया और भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को पंजाब के अमरकोट के राजा विरसाल के दरबार में छोड़ चला गया और इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। ठीक है। कहाँ? तो विरसाल के महल में। ठीक है। अमरकोट के राजा विरसाल के दरबार में हुआ था। 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद अफगानी का कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा और हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। फिर दोबारा आपको शेर शाह मृत्यु के बाद दोबारा इससे प्राप्त हुआ था, अवसर मिला था इसको शासन करने के लिए हुमायूं को। ठीक है। बीच में आपका शेर शाह आ जाता है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग शेर शाह को पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए, अगला लाइन हुमायूं से क्या दिया हुआ है कि 1555 में लुधियाना के समीप मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैवत खान तथा ततार खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। 1555 में ही सरहिंद का युद्ध, जो कि चंडीगढ़ में हुआ था, कि युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सुर को पराजित कर दिया। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला था। किस युद्ध के बाद? सरहिंद के युद्ध के बाद। ठीक है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया था और इसी पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं अफीम का सेवन करता था और यह ज्योतिष में भी विश्वास रखता था, जिस कारण हर एक दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार भी थे, मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद रहते थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद रहते थे। लेनपुल या होगा, गलत लिख दिया। लेनपुल ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ है खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। और हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है और जिसका वास्तुकार मिर्जा गियास बेग था और यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम का हुमायूं को अमूल भेंट था। और यह मकबरा दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और इसी के साथ आपका बाबर और हुमायूं दोनों टॉपिक आपका खत्म हो गया। कल बीच में जो आपका हुमायूं के बीच में ही आया था शेर शाह सूरी, तो कल हम लोग शेर शाह सूरी को देख लेंगे। ठीक है। फिर अगले टॉपिक को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट को द्वारा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, शेर शाह सूरी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।